गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फेराडे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम आपने सुना होगा फिजिक्स में। फेराडे ने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में ही बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल कंपाउंड का ब्रेक हो जाना इनटू आयंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, एक कंटेनर है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं तो जो सोल्यूशन उसमें रखा है, जैसे NaCl रखा है, इट विल चेंज इनटू आयंस Na+ एंड Cl-, और एक कैथोड की तरफ मूव करता है, एक एनोड की तरफ मूव करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो उस इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं वो फेराडे ने बताए थे, जिनको हम कहते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 2 रूल हैं फेराडे के बेसिकली, जिसमें से सबसे जो पहला रूल है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, माइकल फेराडे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रोलिसिस क्वांटिटेटिवली मीन्स कितना अमाउंट, कितना आपने इलेक्ट्रोलाइट कितना अमाउंट लिया, कितनी देर तक करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई, कितना मास डिपॉजिट हुआ, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिवली। ही फाउंड दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एनोड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। कि इलेक्ट्रोड पे जो क्वांटिटी डिपॉजिट होती है कैथोड पे या एनोड पे, वो कितनी होनी चाहिए, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है बेसिकली। पहला फैक्टर इसमें है द क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ड, कितनी करंट आपने पास की, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर। सेकंड डिपेंड करता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ पासिंग द करंट एट द यूनिफॉर्म रेट, कितनी देर तक आप यूनिफॉर्मली 2 एम्पियर की करंट पास करा रहे हैं, फॉर अ सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड, फॉर एन आवर। तो वो थर्ड है चार्ज ऑन द आयंस बीइंग डिपॉजिट, और कौन से आयंस हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं। जैसे Na+ पे चार्ज क्या 1 है, Cu+2 पे चार्ज 3 है, तो उस चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक स्टेटमेंट भी आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। द मास ऑफ एन एलिमेंट liberated on an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity। किसी भी सिस्टम में, इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम में, जो इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि NaCl है, NaCl Na+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और Na+ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और इलेक्ट्रोड की तरफ जाने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें आप पास करा रहे हैं। Q इज़ द चार्ज, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, Q इज़ द चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I × T। I इज़ द करंट एंड T इज़ द टाइम, कितने टाइम तक आप पास कर रहे हैं। तो इसी को एक्सप्लेन किया। इफ m इज द मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मैथमेटिकली इसको हम निकालेंगे, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, या फिर m इज इक्वल टू I × T। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लेंगे जिसको हम कहते हैं z। m इज इक्वल टू ZIT, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी ये टर्म आपका यूज होगा। ठीक है, वेयर Z इज द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आप वीडियो को देखेंगे। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड के लिए आप यहाँ पे अगर Z की हमें डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे, I इज 1, अगर 1 एम्पियर करंट पास करें कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z। तो वही हमने डेफिनेशन ली है। इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड देन m इज इक्वल टू Z। दिस मीन्स दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, देन द मास ऑफ और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डायरेक्ट डिपॉजिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है,
द यूनिट, अब इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यू की यूनिट आपको पता है क्या होती है, कूलम, और कूलम इज द, तो Q इज इक्वल टू IT। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जब बड़ी यूनिट लेते हैं चार्ज की तब उसको हम लेते हैं फैराडे, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। और ये कहाँ से आया, ये अभी हम जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब इसको हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच इज डिपॉजिटेड व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इतना 96500 कूलम, इसको एफ भी हम कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले यूज कर चुके हैं इसको हम, तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जब अगर पास कराएं तो उस समय जो मास डिपॉजिट होता है उसको हम कहते हैं ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट। ग्राम केमिकल इक्विवेलेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट इज सिंपल इक्विवेलेंट वेट। जब मोलर मास होता है, मोलर मास को अगर आप n फैक्टर से डिवाइड करें तो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है वो, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसी को यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यानी कि Z इज द सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट, क्योंकि आपको 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिबरेट व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। Z से डिनोट करेंगे और यूनिट क्या हो जाएगी, kg पर कूलम, ठीक है, क्योंकि आपका क्या था m इज इक्वल टू ZIT, तो Z इज इक्वल टू m अपॉन IT, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक सिंपल एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर 1 आवर। करंट आपको गिवन है, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है करंट एम्पियर में 0.5, पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 1 आवर, तो टाइम कितना गिवन है 1 आवर। 1 आवर को हम किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में, तो 1/60 × 60 यानी कि 3600 सेकेंड। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर मेटल डिपॉजिटेड। जेड की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, जेड की वैल्यू देखो गिवन है 3.29 × 10⁻⁴ ग्राम पर कूलम, ये ग्राम में गिवन है, तो इसको हमें किस में करना पड़ेगा, केजी में। यहाँ पे तो दिया हुआ है गिवन है, अगर नहीं होगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ग्राम में है या फिर केजी में है, तो आपने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। ये जेड की वैल्यू आ गई 3.294 × 10⁻⁷, ठीक है। तो अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधे m इज इक्वल टू ZIT लगाते हैं, तो m इज इक्वल टू Z, I की A फॉर करंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया, मास डिपॉजिटेड इतने 5.929 × 10⁻⁴ kg या फिर इतने ग्राम, दोनों में से किसी में भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब आते हैं हम फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का सेकेंड लॉ जो है वो मास डिपोजिशन पे नहीं है, वो बेसिकली यूज होता है जब हम 2-3 सेल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इट इज़ यूजफुल फुल ऑफ एविडेंट ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ तब ज़्यादा यूजफुल है जब आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसके साथ दूसरा लिया, उसके साथ तीसरा, 2-3 का कॉम्बिनेशन जब आप लेते हैं तब उस केस में क्या होता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड when same quantity of electricity is passed through different electrolyte connected in series are proportional to their chemical equivalent masses। ये देखो, आप इससे समझो ये क्या कहना चाह रहा है। हमने 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, AgNO3, कॉपर सल्फेट और AlNO3 होल थ्राइस इन एक्वस सॉल्यूशन, और इन तीनों को, हर एक में कैथोड एनोड है, तीनों को हमने कनेक्टेड किया किसमें, सीरीज में, क्योंकि फैराडेज लॉ कहता है व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इज पासिस। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्वल करंट जाएगी, पैरेलल में करते हैं तो वोल्टेज सेम होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो इसलिए हम इनको किस में कनेक्ट कर दे रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो अब इन यहाँ पे Ag डिपॉजिट होगा, यहाँ कॉपर डिपॉजिट होगा, यहाँ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, लेकिन वो जो डिपॉजिशन होगा वो एक फिक्स रेशियो में होगा, और वो रेशियो क्या होगा, same quantity of electricity is passed, then electrode would be directly proportional to chemical equivalent mass। chemical equivalent mass का मतलब, जैसे मोलर मास आप लेते हैं, मोलर मास को अगर हम n फैक्टर से डिवाइड कर दें
एन फैक्टर मीन्स जो भी चार्ज उस पर है वो एन फैक्टर होता है, जैसे एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, और अगर कोई सॉल्ट है तो उसमें जो भी आयंस आ रहे हैं, जैसे ये है देखो, अकॉर्डिंग टू फेराडे इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास की, तो Ag का मास कितना है 108 ग्राम, Ag पे चार्ज कितना +1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 108। कॉपर का मोलर मास 63.5, चार्ज होता है 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 31.7। एल्यूमिनियम का जो है वो 27 होता है मास, लेकिन Al पे चार्ज है +3, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया 9। तो अब फैराडेज लॉ क्या कह रहा है कि फैराडेज लॉ कहता है इस तरीके की जो मास है m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2, और E1 अपॉन E2 क्या है, E1 अपॉन E2 है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब यहीं से हम फैराडे को भी एक्सप्लेन करते हैं। 1 फैराडे क्या होता है, 1 फैराडे क्या है, 1 फैराडे चार्ज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट फैराडे इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which deposit or liberate exactly 1 gram equivalent of substance। जब 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस जब रिलीज हो, तो उस समय जो चार्ज पास होता है उसको हम कहते हैं फैराडेज कांस्टेंट। एक देखो एग्जांपल से हम अच्छी तरीके से शायद समझ पाएँ। When an aqueous solution of copper sulfate is electrolyte, copper is deposited at cathode। कॉपर सल्फेट को किया तो कॉपर +2 फॉर्म होगा और ये कैथोड पे इस तरीके से डिपॉजिट हो गया। इफ द कांस्टेंट करंट इज पास्ड, कांस्टेंट करंट है पास्ड फॉर 5 आवर्स, क्या गिवन है आपको, गिवन है टाइम, टाइम को किस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। एंड 404 mg ऑफ कॉपर वाज डिपॉजिटेड, कॉपर का मास गिवन है 404 mg, हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया। कैलकुलेट द करंट पास थ्रू कॉपर सल्फेट, अब हमें करंट निकालना है, अदरवाइज तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू ZIT कर लें, लेकिन हमें Z की वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखें अमाउंट ये हमने निकाल लिया, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे, यहाँ चार्ज जितना भी होगा उतनी करंट पास होगी। ठीक है, एटॉमिक मास गिवन है 63.5 होता है, तो अब इसमें 63.5 ग्राम डिपॉजिट 2F चार्ज, तो 0.404 ग्राम कॉपर कितना डिपॉजिट करेगा, इतने फैराडे। 1 फैराडे में कितना चार्ज है 96500, तो इतने फैराडे में चार्ज कितना होगा 1225.6 कूलम, और कूलम आपको पता है Q इज इक्वल टू IT होता है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमने निकाल ली है, चार्ज हमने निकाल लिया, तो टाइम हमें गिवन है, I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आप अपने उसमें करेंगे, और फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, ये वाला न्यूमेरिकल आपको करना है। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप नोट कर सकते हैं, और ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट करिए, और मैं इसको भेज भी दूँगी आपको ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ये आपका 3rd क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।